अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। सर आज बड़ी एक जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो खबर चल रही है वो है बांग्लादेश की, शेख हसीना की। उनको जो है उनके यहाँ की अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी है और उसी के साथ जो है भारत से डिमांड किया है कि उनको वापस करें। सर ये क्या हो रहा है, क्या फ्यूचर आपको लग रहा है और क्या ये फैसला सही हुआ है? देखिए फैसला सही हुआ या नहीं मैं तो नहीं कह सकता बिकॉज कि मैं उस प्रोसिक्यूटिंग टीम का पार्ट नहीं था। क्या एविडेंसेस हैं, क्या इस तरीके के उनके पास विटनेसेस हैं, आई हैव नो क्लू। बट ये कोई आपको आश्चर्य की बात लग रहा है? पाकिस्तान में होता ही रहा है ये। बांग्लादेश इज पाकिस्तान ना, खाली नाम चेंज करने से आपकी थॉट प्रोसेस तो नहीं चेंज हो जाती। कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर सर्वाइव नहीं करता। जिस दिन बांग्लादेश बना उसी के 1 साल के अंदर जिसने बांग्लादेश बनवाया उसको मार दिया। उसके बाद से पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन वहां भी चल रहा है। तो ये तो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है। मतलब अवामी लीग की सरकार जो ये एक समय प्रधानमंत्री थी उनको सीधा सजाए मौत। अरे भाई ठीक है, अगर मान लीजिए कोई करप्शन का केस भी है, अब उसके लिए कोई अगर 4-5 साल की सजा हो जाए तो हम समझ रहे हैं। सीधा सजाए मौत, इससे नीचे कोई सजा ही नहीं है। और क्यों भैया उनको, क्योंकि सो कॉल्ड ये रॉयट वाले केस में किया ना, जो अभी बांग्लादेश में हुआ था ढाका में। तो वो तो अपनी प्रधानमंत्री पद की जो है रोल निभा रही थी, उनको तो वैसे भी इम्यूनिटी होना चाहिए था। तो देखिए ये एक अब इसको मैं कैसे सर मतलब 1400 लोगों की जानें भी गई थी सर, ये भी मत भूलिए। अरे भाई तो वो लीडर है, वो उन्होंने जानबूझ के मरवाया क्या? अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लोगे तो आपको फिर ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं। आप अगर अगर तख्ता पलट नहीं हुआ तो क्या ये जो 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 हुआ बांग्लादेश में, क्या वो ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था? आखिर उनको अपनी जो पोजीशन थी वो तो छोड़ना पड़ा ना। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली सोर्न इन प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी तो ड्यूटी थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे मेंटेन कीजिएगा? ये तो एक ट्रैप था अमेरिका का, वो उसमें फंस गई। यही ट्रैप तो भारतवर्ष में मोदी जी के अगेंस्ट भी हुआ था, अगर आपको किसान आंदोलन याद है तो। किसान आंदोलन में जो 15 अगस्त के दिन कुछ सो कॉल्ड किसानों ने, वो भैया दिल्ली के लाल किले पे चढ़ गए थे, वहां पे उन्होंने झंडा फहरा दिया था और उसके बाद जो है वो बदनाम करने की कोशिश की थी हमारे सिख भाइयों को। तो वो इस तरीके का वो था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी उस दिन ऑर्डर देते कि आप शूट एट साइड करो, बिकॉज उन्होंने दे लिटरली टुक दिल्ली बाय स्टॉर्म। उन्होंने दिल्ली में तहस नहस मचा दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुशल नेतृत्व दिखाया और उसके बाद उन्होंने एक भी पुलिस वाले को गोली चलाने से मना कर दिया था। एक भी हत्या नहीं हुई और उसके 2-3 दिन बाद ये सब मैटर फिर जब शांत हुआ तो उन्होंने उसको लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करा। मगर शायद इस बात को हसीना जी समझ नहीं पाई एंड शी फेल फॉर अ ट्रैप कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट की गई, एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट की गई। उसके बाद लोगों को लाया गया जमीन पे। अब आप अगर एक पोजीशन पे बैठे हो जिसका काम ही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उन्होंने उसको अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वाह किया। अब उसके लिए उनको आप सजाए मौत दे दो यार, ये तो पागलपन है इस टाइप का। कि वो भी आईसीटी से, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल, जो कि उसी ट्राइब्यूनल से दिलवाया। आप ध्यान रखिए ये कोई ट्राइब्यूनल नॉर्मल नहीं है, ये वो ट्राइब्यूनल है जो अवामी लीग ने बनाया था 1971 में। जो ये जो थे रजाकार्स, जो कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर के इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर, देन ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे जो इन लोगों ने आतंक का राज मचाया था। फिर जब अवामी लीग आई तो कम से कम मतलब 71, 1081, 1091, मतलब 30-35-40 साल बाद उन्होंने पुरानी फाइलें खोली। कई लोग ऐसे थे जो बहुत बुजुर्ग हो रखे थे। कई जो मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता थे वो अपने 80s में थे। मगर शेख हसीना जी ने उनकी फाइलें खुलवाई, उनका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया गया 1971 के जो चार्जेस में। क्योंकि उन लोगों ने जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर के हिंदू महिलाओं का रेप करना, हिंदुओं को मारना, मुस्लिम महिलाओं का रेप करना, उनको मारना, ये सब जो किया था, उसके लिए उन्होंने क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय की और उसके बाद क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाया और उसने उनको सजा दिलाई। उसी ट्राइब्यूनल से इनको सजा दिलवाई गई है। तो ये एक सोची समझी साजिश है आरजू जी। और ये अनफॉर्चुनेट है। ये जब तक ये आप देख लीजिए दोनों तरफ से, चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे वेस्ट पाकिस्तान हो,
दोनों में ही वो करेंगे। डेमोक्रेसी, देखिए मैं बार बार कहता हूं, डेमोक्रेसी इलेक्शन करवाने से नहीं आता। डेमोक्रेसी एक माइंडसेट है। भारत में एक भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या इस तरीके के बड़े पोजीशंस पे जो लोग हैं, उनको सजाए मौत पॉलिटिकल क्राइम के लिए नहीं दी गई है। मतलब सजाए मौत तो हुई नहीं है, पॉलिटिकल क्राइम के लिए मौत है। हमारे यहाँ कहा जाता भाई करप्शन में भेजो, लेकिन अब तो करप्शन के लिए भी लोग अंदर नहीं जाते थे, लेकिन अब तो करप्शन के लिए भी कॉन्विक्ट होना शुरू हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनका की वो गया है, क्या नाम है उसको, कह लीजिए आप, दे हैव लॉस्ट देयर MP एंड MLA पोजीशन से। कोई आया, एक मिनट के लिए उसको पॉज कर लीजिए प्लीज। जी, तो लेकिन आपके ख्याल से डॉक्टर साहब अब भारत उनको हवाले करेगा? बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि जिनकी कस्टडी अब हमें दे दीजिए, तो क्या वहां पे भेजा जाएगा? अरे अभी तो अपील और ये सब होगा ना, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, अपीलेट लेवल है, सुप्रीम कोर्ट है। अब आई डोंट नो कि उनके ICT का स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर क्या है, बट ये तो पहला कोर्ट है, एक ही बार में सब थोड़े हो जाता है। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन चलेगा, और काहे हम दे दे भैया उनको, वो आई हैं अपनी स्वेच्छा से आई हैं। हमारे यहाँ वो पे पॉलिटिकल वो हैं, क्या नाम है, रिफ्यूजी है, उनकी असाइलम है, हम कैसे दे दें? हमारे ऊपर तो इंटरनेशनल लॉ में जो है एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्यूजी लॉ में, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा ये कहता है कि यदि आपने किसी को रिफ्यूज या असाइलम का स्टेटस दे दिया है, तो आप उस व्यक्ति को अगर नहीं भी दिया है तो आप उस व्यक्ति को उस देश में नहीं भेज सकते जिस देश में उसको उसकी जान का खतरा हो। तो वी आर बाउंड, एंड प्रिंसिपल एंड डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा इज प्रीटी मच कस्टमरी। लेकिन सर अरेस्ट किया जाता है लोगों को इंटरनेशनली, अगर कोई चला गया हो तब भी एक कानून है जिसके तहत उनको वापस लाया जाता है। वो एक्स्ट्राडिशन होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये पॉलिटिकल असाइलम सीकर है भाई, आप नॉर्मल फ्यूजिटिव क्रिमिनल ऑफेंडर को, और आप जो है एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी या असाइलम जो लिया है उसको एक नहीं कर सकती। अगर आपको अभी याद हो तो ब्रिटेन ने रवांडा प्लान किया था। रवांडा प्लान जब उस समय ऋषि सुनक जी थे, तो उन्होंने इसीलिए किया था, नॉन रिफॉर्मा के लिए ही, कि जो आपके टेरिटरी में अगर आ गया व्यक्ति और वो अगर क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल मतलब कि अगर मान लीजिए क्रिमिनल अगर होता तो फिर उसके दूसरे पूरे मैकेनिज्म होते हैं, मगर अगर उसने रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम कर दिया है, परसिक्यूशन इस्टेब्लिश कर दिया है, तो वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड कि वो परसिक्यूटेड है, देन यू आर बाउंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा। और आई गेस कि जो हो रहा है और जो हो चुका है इतिहास में शेख हसीना जी की परिवार के साथ, वो तो परसिक्यूशन है। उनके पूरे परिवार को गोली मार दी गई थी भाई, आपको याद होगा, वहां की आर्मी ने गोली मारी थी ना। वो और उनके जो बहन थी या एक भाई था, वो इसलिए बच गए क्योंकि वो दोनों के दोनों लोग बाहर विदेश में थे। अदरवाइज उनके भी पूरे परिवार का, वो जर्मनी में या कहीं पर थे, उनके भी परिवार का समझ लीजिए कि उस दिन विनाश तय था। तो प्रोसिक्यूशन तो उनके साथ हो रखा है। तो अब ये मैंने कहा ना, बांग्लादेश जो है वो बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है कि हम क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करेंगे और ये करेंगे। उसका कोई वो सोसाइटी को स्टिच करने की जगह, सोसाइटी को जिसे कह लीजिए यूनाइट करने की जगह, वो और फ्रैगमेंटाइज कर रहे हैं सोसाइटी को। कुछ मिलना है नहीं इससे। यूनुस जो है वो पिछले 1 साल से या 2 साल से वो बैठे हुए हैं, इलेक्शन नहीं हो रहा है। वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी क्या है वो भगवान जाने, कौन डिसीजन ले रहा है। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है उस देश की। सो ऑल इन ऑल बांग्लादेश इज गोइंग टू बी अनदर अटर डिजास्टर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत के लोगों का जो एक सपना है ना कि हम इस्लामी राज्य बनाएंगे और बड़ा दूध दही की नदियां, ये दूध दही की नदियां बह रही हैं, इंसाफ हो रहा है। वो भुट्टो के साथ इंसाफ हुआ, इमरान खान के साथ इंसाफ हुआ, नवाज सर अली, दूध और शहद की, सर दूध और दही की नहीं, दूध शहद और केले सबकी नदियां बहेंगी। मैं मिल्क शेक, बनाना शेक सब बिकेगा उसमें। और मेरे कहने का मतलब है यही है न्याय आपका। तो डिजास्टर केस बाबा जी। लेकिन सर फिर भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 1400 के करीब लोगों की जानें गई थी, जिस तरीके से उन्होंने 2024 में जो कुछ हुआ था, तो आप उनको बिल्कुल क्लीन चिट तो फिर भी नहीं दे सकते। क्या चार्ज उनके ऊपर लगा है? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी लगा दिया है, वॉर क्राइम लगा दिया है। हाँ। क्या चार्जेस आपने उनके ऊपर लगाए हैं? वो सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ दी, वो अपने सिविलियन पॉपुलेशन की हत्या करवाएंगी, वो कोई रीजन नहीं था उनके पास। क्या ये सच नहीं है कि रिवोल्ट किया गया? क्या ये सच नहीं है कि वो सत्ता छोड़ के भागी? तो पॉइंट ये, क्या ये सच नहीं है कि उनके परिवार का ऑलरेडी परसिक्यूशन हो रखा है, उनके पूरे परिवार को मारा जा चुका है?
तो आप इस तरीके से सीधा प्रोसिक्यूट कर दिया, और वो उनके एक्स पार्टे वो है ही नहीं वहां पे। एक बंदा जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में नहीं है, आपने उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टे डिसीजन दे दिया वन साइडेड। क्या ये फेयर ट्रायल है? ट्रायल की भी तो भाई बोथ द आर्म्स, जिसे लॉ ऑफ क्रिमिनल लॉ में ये कहते हैं बोथ द आर्म्स शुड बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वलिटी ऑफ आर्म्स, यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सिमिलर होना चाहिए, सेम पावरफुल होना चाहिए। अगला बंदा यहाँ बैठा है, आपने उनके विटनेसेस नहीं लिया, आपने उनके लॉयर को पता नहीं किसने प्रोसिक्यूट किया, वो तो स्टेट उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूट किया, उनका डिफेंस था। डिड शी डिफेंड हरसेल्फ? उनकी स्टोरी सुनी गई कोर्ट में, उन्होंने विटनेस प्रोड्यूस किया, एक तरफा आप डिसीजन दे रहे हो। तो ये कौन क्रिमिनल ट्रायल को, ये तो बनाना रिपब्लिक में ऐसा होता है। दिस इज अ कैंगारू कोर्ट, दिस हैज नो लेजिटिमेसी इन द आईज ऑफ लॉ। ये कोई इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल ट्रायल है क्या? तो ये मजाक है, इसको कुछ नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इंडिया शुड नॉट बज बाय इट, दिस इज अ पॉलिटिकल रेट्रीब्यूशन, और ये कुछ नहीं है जी। लेकिन सर हालात बांग्लादेश के खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। शेख हसीना के जाने के बाद तो और भी हालत खराब हो गई है संभलने के बजाय, जो कि कहा जा रहा था कि क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप चला रही थी, अब वो चली गई हैं तो अब हालात बेहतर होंगे, लेकिन और ज्यादा हमने खराब होता हुआ ही देखा है। इकोनॉमी को भी और सिक्योरिटी को लेकर भी हर तरह से हालात खराब हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो मोहम्मद यूनुस साहब ने अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में इलेक्शंस करवाएंगे, तो अगर इलेक्शंस हो गए तो क्या शेख हसीना हिस्सा ले पाएंगी, और अगर इलेक्शंस हुए तो उसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे बांग्लादेश के? भाई उनकी पॉलिटिकल पार्टी को तो बैन कर रखा है उन्होंने, प्रोसिक्यूशन जारी है अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का, या जो भी उनकी पार्टी का नाम है, आई गेस अवामी लीग ही है उनकी पार्टी का। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी स्टेबिलिटी आ गई है वहां पे। ये वही शेख हसीना है जिन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया था। तो आज वो उनको सजाए मौत मिल गई। बांग्लादेश ने जितनी अपनी जो तरक्की की और जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडाइसेस थे, जो डेवलपमेंट किया, यदि उसका कोई श्रेय जाता है तो वो शेख हसीना जी को जाता है। आज कहीं भी आप पाकिस्तान में भी देखिएगा ना, मेड इन बांग्लादेश कपड़ा आपको मिल ही जाएगा किसी न किसी स्टोर में। बांग्लादेश बिकेम, जिसको कह लीजिए ना, अपैरल इंडस्ट्री का बेताज बादशाह हो गया था, जो एक कॉस्ट इफेक्टिव अपैरल्स होते हैं। बड़े बड़े ब्रांड भी बनवाते थे भाई उनके हाथ से। इंडिया में मेड इन बांग्लादेश कपड़ा मैंने खरीदा हुआ है। बड़े बड़े ब्रांड, रैल्फ लॉरेन हो गया, लिवाई हो गया, टॉमी हिलफिगर हो गया, मैंगो हो गया, ये सब उनसे अपना कपड़ा बनवाते थे। तो ये सब किसने किया था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने वाली लेडी, जिसको की प्राइज मिलना चाहिए फॉर स्टेबलाइजिंग बांग्लादेश इकोनॉमी एंड देन पुट इट ऑन द इंटरनेशनल मैप फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस एंड ऑल। आज वो सजाए मौत हो गई। यही प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ, सारी इस्लामिक कंट्री की प्रॉब्लम है। वो डेमोक्रेसी नहीं, वो इलेक्शन को डेमोक्रेसी समझ रहे हैं भाई आप, फिर वही गलती कर रही है। आप वो कह रही है कि वो डिक्टेटरशिप, भाई वो 2-2-3-3 इलेक्शन जीत के, या तो वो कहिए कि इलेक्शन फार्स हो रहा है, तो वहां भी इलेक्शन फार्स है, पाकिस्तान में भी इलेक्शन फार्स है, तो फिर ये करवाते क्यों है? और फिर किसको वहां पे आप ला दीजिएगा? द ओनली पॉइंट इज दैट कि रेडिकल इस्लामिस्ट ने टेक ओवर कर लिया, और वो इनसे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम लीग के जितने और रजाकार जितने थे, इसी इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल जो बांग्लादेश में है, उसके थ्रू उन्होंने उनको सजाए मौत और दूसरी सजाएं दिलवाई हैं। ये रेट्रीब्यूशन है, ये किसी भी तरीके से प्रोसिक्यूशन नहीं है। प्रोसिक्यूशन में दोनों पार्टीज को चांस दिया जाता है। ये तो यहाँ बैठी हुई है, तो ये आप समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से ये उचित नहीं होगा कि जो हमारी मतलब सरकार है वो उनको वहां भेजे। उनकी जीवन को खतरा है, उनके परिवार को ऑलरेडी एक बार मारा जा चुका है। आप बांग्लादेशियों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बांग्लादेश इज सिंपली एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन का। अभी उन्होंने जाकिर नायक को बुलवाया है, आप सोच लीजिए उनकी प्रायोरिटीज। जाकिर नायक को वो बुला रहे हैं पाकिस्तान, रोक भी दिया है सर, उन्होंने रोक भी दिया है जाकिर नायक को। उन्होंने कहा इलेक्शन तक ना आए, इलेक्शन के बाद आए। अरे भाई ठीक है, रोक दिया है तो, मगर बुलाना तो चाहते ना। ये तो नहीं कहा ना कि हम बैन कर रहे हैं। जाकिर नायक की ही तो सुन के बांग्लादेश में कुछ दिन पहले टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो आप सोच लीजिए बांग्लादेश का जो हालत है वो क्या है। दे आर गोइंग फॉर एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन। सोसाइटी रेडिकलाइज हो चुकी है। हिंदू वहां पे 27% से 7% घट गए। 71 में आजाद हुआ था, 71 से 81, 81 से 91, 91 से 2001, 2001 से 2011, 50 साल भी नहीं हुए अभी।
50-54 साल के अंदर में 7% हिंदुओं की आबादी, 27% हिंदुओं की आबादी 7% पे आ गई। मैं जानता हूं, मेरे खुद के बंगाली कई हिंदू जो थे, जो भाग के आए थे बांग्लादेश से, वो अपनी स्टोरी बताते थे कि कैसे प्रोसिक्यूट किया जाता था उनको, उनके परिवार के लोगों को, उनकी प्रॉपर्टियां हड़प ली जाती थी, उन लोग अगर नौकरी करते थे तो उनको उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे, कहा जाता था ये हिंदू है, ये तो भारतीय है, इस तरीके से लोगों को जलील किया जाता था। सो बांग्लादेश, जो लोग ऐसा, जो समाज ऐसा करता है, वह समाज उत्थान की ओर नहीं जा सकता, उसकी सिर्फ और सिर्फ, जब समझ लीजिए कि दुर्गति होनी है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एग्जाम्पल हैं, दोनों देश इकोनॉमिकली डिजास्टर है, पॉलिटिकली फेल्ड है, और इकोनॉमिकली जिसे आप कह लीजिए वो सिंपली ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। लेकिन सर शेख हसीना के टाइम पे तो खैर हमने ऐसा नहीं सुना था कि माइनॉरिटी या कोई हिंदू कम्युनिटी के ऊपर या किसी और के ऊपर जो है किसी किस्म का कुछ गलत हो रहा हो या कोई जुल्म हो रहा हो। ये तो उनके जाने के बाद ही अचानक से ये इस किस्म की न्यूज आने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं सर आप लोगों ने, सर खाना बाद में खा लिया करें सर, आपको लोग बहुत लिखते हैं, कुछ तो ऊपर वाले का खौफ खा लिया करें। फिर खैर, तो सर मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने भी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो दी जा रही थी उसका बिल लंबा चौड़ा भिजवा दिया, और भी कई चीजें जो भारत से बांग्लादेश को मिला करती थी उसके बारे में न्यूज आती रही, तो आप लोगों के एकदम से रवैया बदल गया शेख हसीना के जाते ही। आप लोग वो जो मोहम्मद यूनुस साहब आए उनके साथ भी तो आप लोग काम कर सकते थे बांग्लादेश का, या आपको लगता है कि नहीं उनके साथ काम नहीं किया जा सकता? नहीं, उन्होंने ने ये सब किया, उन्होंने अडानी जी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की कोशिश की, उन्होंने रेट्स को रिवाइव, कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करने की बातचीत की, फिर उसके बाद उन्होंने जो है चाइना को बोला कि आप आ जाइए हमारे यहाँ, पाकिस्तान से बोला इन्वेस्टमेंट करो। ये सब तो अजीब अजीब बयान है उनकी तरफ से आई, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं किया। आज भी जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने की बात हुई, पेमेंट नहीं कर रहे थे, फिर जब अडानी जी ने बिजली काटी तो फिर उन्होंने उनके होश ठिकाने आए, वरना वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। वो तो कहते हम चिकन नेक तोड़ देंगे, वो बोले थे कि हम पूरा 7 सिस्टर हमारा है, हम हमारे कंट्रोल में आएगा एक दिन, और ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो देखिए, दे वर ऑन अ वेरी हाई टेस्टोस्टेरोन पे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे थे। खैर एनीवेज, गॉन ऑफ द डेज। अब जो है वो अपनी, जिसे कह लीजिए, ट्रैप में खुद फंस चुके हैं। अगर मोहम्मद यूनुस इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और इतने बड़े वो एकदम जी इकोनॉमिक रिफॉर्मर हैं, तो बांग्लादेश का उद्धार काहे नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, और जो बात रही कि शेख हसीना जी वॉज नाइस लेडी, उनकी एक ही गलती थी, वो सेक्युलर थी, वो रेडिकल इस्लामिस्ट नहीं थी खालिदा जिया की तरह। लेकिन पॉइंट ये है कि उन्होंने उनको, देखिए सरकार होने से ना हिंदू परसिक्यूशन रुका, मैं ये नहीं मानता, उसका रेट कम था, मगर बंगाल में हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से गिरी, चाहे वो खालिदा जिया जी का समय हो, चाहे वो आवामी लीग का हो, क्योंकि वो बेचारी एक एक घर में तो जा करके नहीं वो पैरा डाल सकती ना। सरकार के लेवल पे आप थोड़ा कम कर सकते हो, मगर वो पूरी सोसाइटी रेडिकलाइज्ड है भाई। वो आप पाकिस्तान से ज्यादा रेडिकलाइज्ड बंगाली सोसाइटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है क्योंकि उनके साथ जो 1971 में हुआ, और जो हुआ उसके ज्यादातर विक्टिम हिंदू थे, न कि मुसलमान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर बहरहाल हमारे तो यही मानना, यही कहना है कि हर जगह जो है वो अमन होना चाहिए, और इस वक्त भी जिस तरह की न्यूज चल रही है उनको खालिदा जिया को लेकर यकीनन वो काफी परेशान कर देने वाली है। ये और बातें कि वो भारत में है तो इस वजह से सेफ है, और लेकिन भारत कब तक रख पाएगा? सॉरी शेख हसीना, सॉरी आई एम सॉरी, शेख हसीना। तो जब तक भारत रख पाएगा तब तक की ही बात है, लेकिन भारत को भी यकीनन एक ना एक दिन तो उनको कहना ही पड़ेगा शेख हसीना को कि भाई आप जो है वो अपनी कंट्री में वापस जाएं, और वो खुद भी शायद जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बांग्लादेश और इनकी कोई हैसियत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस तरह के शब्दों का बोलना नहीं चाहता। तस्लीमा नसरीन नहीं रहती हमारे यहाँ, तस्लीमा नसरीन जी को आप जानती होंगी। जी जी जी, मैंने ट्विटर पे देखा उनको। तो तस्लीमा नसरीन के ऊपर नहीं इन लोगों ने फतवा जारी किया हुआ है, और लज्जा लिखने के लिए उनकी एक बहुत फेमस नॉवेल है लज्जा, जिसकी वजह से उनको प्रोसिक्यूशन का शिकार होना पड़ा। वो हमारे यहाँ रह रही है, सुरक्षित रह रही है, कई साल से रह रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत हमारे ऊपर प्रेशर आएगा या हम वो मजबूर हो जाएंगे उनको भेजने के लिए। हाँ, सुरक्षा कारणों से अगर हमें लगता है कि भाई वो वेस्ट में चली जाए, वहां ज्यादा बेहतर लाइफ होगी, तो दैट कैन बी डन।
बिल्कुल, खैर वो खुद भी समझदार हैं, वो खुद भी सोच सकती हैं कि उन्होंने अपना किस तरीके से अपने आप को सेव करना है या किस तरह से उनका फ्यूचर आगे होना चाहिए। यकीनन उस पे हमारी भी नज़र होगी और इस पे अपडेट्स जो हैं वो जैसे-जैसे आएँगी हम लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच।